हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवानी स्किल सीरीज में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एनसीईआरटी 360 डिग्री का, जो कि होने वाला है क्लास 6 to 12। ऑलरेडी हमने क्लास 6, 7 कंप्लीट कर लिया है। 8 का चैप्टर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम अध्याय 5 और अध्याय 6 को देखेंगे दोस्तों। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो, मेरी ये एफर्ट्स अच्छी लगती हो, तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और हमने हिस्ट्री का क्लास 12 भी स्टार्ट किया है दोस्तों, जो कि हमने चैप्टर 1 का पार्ट 1 भी डाल दिया है। तो अगर आपको देखना हो तो आप वहां जाकर देख सकते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5 है न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्न भागों में बांटा जा सकता है। ए, विवादों का निपटारा। बी, न्यायिक समीक्षा। सी, उपयुक्त दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी उपयुक्त दोनों। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनें को देखते हैं। अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती है। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। विवादों का निपटारा। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान की व्याख्या के अधिकार मुख्य रूप से डैश के पास ही होता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, न्यायपालिका। न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यायिक समीक्षा से क्या तात्पर्य है। ए, यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वो रद्द कर सकता है। बी, यदि प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वो रद्द कर सकता है। सी, यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वो इसे रद्द कर सकता है। डी, यदि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वो रद्द कर सकता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वो उसे रद्द कर सकता है। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह निम्न में से किस न्यायालय में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। ऑप्शन ए 20, बी 21, सी 22, डी 25। आंसर हो जाएगा हमारा 21। संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1950, 26 जनवरी 1949। आंसर होगा हमारा 26 जनवरी 1950। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को ही की गई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। आपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 to 49 की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित कर किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारा देश भारत कब गणतंत्र बना। 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1950, डी 26 जनवरी 1949। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। सेमी डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखा गया है। इसका मतलब
ए. कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण, बी. विधायिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण, सी. नेता और संभ्रांत परिवारों का न्यायपालिका पर नियंत्रण, डी. विधायिका, कार्यपालिका और अन्य किसी भी न्यायपालिका पर नियंत्रण नहीं होता है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोग ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है। ए. कार्यपालिका, बी. न्यायपालिका, सी. विधायिका, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा न्यायपालिका। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो अदालत में जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को निम्न में से कौन रोक सकती है? ए. कार्यपालिका, बी. न्यायपालिका, सी. विधायिका, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा न्यायपालिका। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं, न ही वे सरकार की ओर से काम करती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है उन्हें डैश कहा जाता है? उच्च न्यायालय, जिला अदालत, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा जिला अदालत। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आमतौर पर किसी जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होने वाले न्यायालय को क्या कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा अधीनस्थ न्यायालय। सेम डिस्क्रिप्शन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रत्येक राज्य का एक डैश होता है? सर्वोच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय, उनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्चतर न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत निम्न में से कौन होती है? सर्वोच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उच्च न्यायालय से ऊपर निम्नलिखित में से कौन न्यायालय होता है? सर्वोच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, उच्च न्यायालय के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, देश की सबसे बड़ी अदालत निम्न में से कौन है जो नई दिल्ली में स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय। सेमी डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, देश के मुख्य न्यायाधीश डैश के मुखिया होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, डैश के फैसले देश के बाकी सारी अदालतें को मान्य होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। सेम डिस्क्रिप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में निम्न में से
किस जगह पर हुआ था? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, उपयुक्त तीनों। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन निम्न में से कब हुआ था? 1965, 1966, 1968, 1962। आंसर हो जाएगा हमारा 1966। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। 21 क्वेश्चन नंबर, वर्तमान में देश भर में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 21, 22, 25, 24। आंसर हो जाएगा हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में डैश न्यायिक व्यवस्था है? बहुकृत, द्विकृत, एकीकृत, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा एकीकृत। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपर अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अपीलीय व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? ए, किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। बी, किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सर्वमान्य है, उससे मानना होगा। सी, किसी व्यक्ति को लगता है कि ऊपरी अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे नीचे अदालत में अपील कर सकता है। डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले सारी निचली अदालतों को मान्य होते हैं। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करें। यह राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना और हत्या आदि निम्न में से किस कानून के अंतर्गत आते हैं? दीवानी कानून, फौजदारी कानून, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, दहेज हत्या या यह मामला समाज के एनसीईआरटी की लाइनें हैं, दहेज हत्या का यह मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यह आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फर्क को समझने के लिए नीचे दी गई तालिका को देखें। क्वेश्चन नंबर 25 है, जमीन की बिक्री, चीजों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि किस कानून से संबंधित है? दीवानी कानून, फौजदारी कानून, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा दीवानी कानून। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीजों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद। क्वेश्चन नंबर 26 है, सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज निम्न में से किस कानून के अंतर्गत होता है? दीवानी कानून, फौजदारी कानून, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, फौजदारी कानून। फौजदारी कानून एक ऐसे व्यवहार या प्रक्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या आदि। इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध का जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, डैश हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? संसद, प्रधानमंत्री, न्यायालय, राष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायालय। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, सिद्धांततः भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है,
न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्यायालय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में जनहित याचिका PIL की शुरुआत डैश की गई थी? राजनीतिक पार्टी द्वारा, संसद के अधिनियम द्वारा, संवैधानिक संशोधन द्वारा, न्यायिक पहल द्वारा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, न्यायिक पहल द्वारा। NCERT की लाइनें हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था विकसित की थी। भारत में जनहित याचिका PIL की शुरुआत न्यायिक पहल द्वारा की गई थी। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कब से की गई थी? 1970 के दशक में, 1980 के दशक में, 1960 के दशक में, 1990 के दशक में। आंसर हो जाएगा हमारा 1980 के दशक में। सेम डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, जनहित याचिका PIL को निम्न में से किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन से, उपयुक्त दोनों। NCERT की लाइनें हैं, ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय के कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया गया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के आगे की लाइनें NCERT में होंगी दोस्तों। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से किस योजना को जनहित याचिका के फलस्वरूप शुरू की गई थी? मिड डे मील, आवास योजना, राशन योजना, पोशाक योजना। आंसर हो जाएगा हमारा मिड डे मील। क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में बच्चों को दोपहर का जो भोजन मिड डे मील दिया जाता है उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। दाईं ओर दिए गए चित्रों को देखें और नीचे दिए गए विवरण को पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 32 है, अदालत ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य को दोपहर के भोजन की योजना मिड डे मील की व्यवस्था करने का आदेश दिया? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 21। NCERT की लाइनें हैं, अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसीलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। क्वेश्चन नंबर 33 है, फुटपाथ पर रहने वाले को बिना तर्क के बल प्रयोग कर उन्हें समझाने का मौका दिए बिना बेदखल करना असंवैधानिक है। न्यायालय ने ये महत्वपूर्ण फैसला निम्नलिखित में से किस मुकदमा के तहत दिया था? ए, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम निर्णय 1985, बी, अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011, सी, लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013, डी, न्यायमूर्ति S पुट्टाविस्वामी बनाम भारत संघ 2017। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। NCERT की लाइनें हैं, ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। नीचे इस फैसले के कुछ अंश दिए गए हैं। इन्हें पढ़ने पर पता चलता है कि न्यायाधीशों ने जीवन के अधिकार को आजीविका के अधिकार से किस तरह जोड़ कर देखा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है। जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से कहीं ज्यादा होता है। इसका मतलब केवल यह नहीं है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्युदंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती। जीवन के अधिकार का यह एक आयाम है। इस अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने का
साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। क्वेश्चन नंबर 35 है, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम निर्णय द्वारा फुटपाथ पर रहने वाले के लिए महत्वपूर्ण निर्णय निम्न में से कब दिया गया था? 1980, 1982, 1985, 1987। आंसर हो जाएगा हमारा 1985। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, जबकि पहले वाले फैसले जैसे 1985 में ओल्गा टेनिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में दिया गया फैसला में झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 36 है, लोकतांत्रिक भारत में डैश ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, संसद। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, न्यायपालिका। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो। यह हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है। क्वेश्चन नंबर 37 है, न्यायपालिका ने निम्न में से किसकी शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है? ए विधायिका, बी कार्यपालिका, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त दोनों। सेम डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि न्यायपालिका। सेम डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हमारा अध्याय 6 स्टार्ट होता है, यानी कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपराधिक न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन मुख्य अधिकारी होते हैं? पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील, न्यायाधीश। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था के मुख्य लोग होते हैं। इस मामले में आपने इन चारों की भूमिका को भी देख लिया है। आइए अब उनकी भूमिकाओं को और व्यापक स्तर पर देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि पुलिस को लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में डैश दाखिल कर देती है? ए आरोप पत्र, बी चार्जशीट, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त दोनों, आरोप पत्र और चार्जशीट। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है कि किसी अपराध के बारे में मिली शिकायतें की जांच करना। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित हो रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र, चार्जशीट दाखिल करती है। जैसा कि अध्याय की शुरुआत में ही कहा गया था कि यह तय कर देना पुलिस का काम नहीं है कि कोई भी व्यक्ति दोषी है या नहीं, यह न्यायाधीश को तय करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी भी आरोप में कोई व्यक्ति दोषी है कि नहीं, ये निम्नलिखित में से कौन तय करता है? पुलिस, न्यायाधीश, सरकारी वकील, सिपाही। आंसर हो जाएगा हमारा न्यायाधीश। सेमी डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया करने की जिम्मेदारी राज्य को सौंपी गई है जो गरीब या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते? ए 39A, बी 39B, सी 39C, डी 39D। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी 39 का ए। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है। अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की एक नकल शांति को दी जाती है। साथ ही अदालत को बताती है कि चोरी के इस झूठे इल्जाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है। मजिस्ट्रेट महोदय शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमला रॉय को सरकारी खर्च पर बचाव पक्ष का वकील बना देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य को
ऊपर सौंपी गई है जो गरीबी या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्न में से कौन मौलिक अधिकार दिए गए हैं? ए, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। बी, 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। सी, गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। डी, उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। एनसीईआरटी की लाइनें है, संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थानों के लिए कुछ खास शर्त और प्रतिक्रियाएं तय की हुई है। इस नियमों को दिशा निर्देश को किस नाम से जानते हैं? सीके वसु, आरके वसु, डीके वसु, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, डीके वसु। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रिया तय की हुई है। इस नियम को डीके वसु दिशा निर्देश इस प्रकार है। गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में संबंधी पूरी जानकारी का कागज तैयार किया जाए, जिसमें गिरफ्तारी के समय और तारीख का उल्लेख होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। उक्त मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। गिरफ्तार किए गए हिरासत में लाए गए जिसमें पूछताछ की जा रही है, ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या औसत या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता है तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी पेश दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एफआईआर से तात्पर्य है? पहला, इन्फॉर्म रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन फर्स्ट रिपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एनसीईआरटी की लाइनें है, प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी प्राथमिकी एफआईआर। पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है। कानून में कहा गया है कि किसी सजे अपराध को सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप से मिल सकती है। एफआईआर में आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। उसमें वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। अगर अपराधियों का पता हो तो उनके नाम तथा गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है। एफआईआर में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम और पता लिखा होता है। एफआईआर के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है। इस पर शिकायत करने वाले के दस्तखत कराए जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस से एफआईआर को एक नकल मुफ्त में पाने का कानूनी अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? ए, पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है। बी, शिकायत करने वाले पुलिस को एफआईआर की एक नकल मुफ्त में पाने का कानूनी अधिकार होता है। सी, एफआईआर में अपराध का ब्यौरा, अपराधी का नाम, जगह का नाम और अपराध का समय होना जरूरी है। गवाहों के नाम भी एफआईआर में दर्ज होने चाहिए। डी, पुलिस को एफआईआर की सूचना केवल मौखिक रूप से मिल सकती है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। सेम ही डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अदालत में डैश राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। न्यायाधीश, प्राइवेट वकील, सरकारी वकील,
व्यक्ति। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी सरकारी वकील। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती, उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1. सरकारी वकील को राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। 2. न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे। A. केवल 1, B. केवल 2, C. कथन 1 और 2 दोनों, D. इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन D, इनमें से कोई नहीं। सेम डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश की वही हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है? पुलिस, सरकारी वकील, प्राइवेट वकील, न्यायाधीश। आंसर हो जाएगा हमारा न्यायाधीश। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है। वे निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष पर बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों व सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं व कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं या एक साथ दोनों तरह की सजा दे सकते हैं। क्वेश्चन 12 है, संविधान के अनुच्छेद डैश में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है? 20, 22, 25, 21। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी 21। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते तो क्या होता? अगर न्यायाधीश ने शांति की अधिवक्ता रॉय को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए श्रीमती शिंदे आदि गवाहों के जरिए करने का पर्याप्त समय न दिया होता और पहले ही मान लेते कि शांति दोषी है तो क्या होता? अगर इस तरह की कोई भी बात होती तो इससे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता था। इसकी वजह यह है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह पालन किया जाएगा। आइए अब चित्रकथा पट में दिए गए शांति के मुकदमे पर वापस लौटे और एक निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्वों पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता? 1. अगर न्यायाधीश ने किसी व्यक्ति के वकील को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए अगले व्यक्ति आदि गवाहों जरिया करने का पर्याप्त समय न दिया जाना। 2. पहले से ही न्यायाधीश द्वारा किसी वकील को दोषी मान लेना। A. केवल 1, B. केवल 2, C. कथन 1 और 2 दोनों, D. उपयुक्त दोनों। आंसर हो जाएगा हमारा D. उपयुक्त दोनों। सेम डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद डैश का पूरी तरह पालन किया जाएगा। A. 25, B. 22, C. 21, D. 20। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी 21। इसका भी सेमी डिस्क्रिप्शन है दोस्तों। इसके बाद हमारा अध्याय 7 स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच दोस्तों मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आप लोगों ने, जो भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।